Hello everyone. Today we will discuss about biomedical waste management. So in this series of human environment interaction इसमें हम different pollution के बारे में हमने पढ़ा radioactive pollution, water pollution, air pollution, then we discussed about soil pollution जहाँ पे हमने waste management की भी बात की solid waste management, then we discussed about liquid waste management. Now we come to the one of the most important topic जिसमें से एक question whether it is on like kinds of dustbin या colors of dustbin या how waste can be मैनेज्ड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट में पेपर वन में भी और पेपर टू जिनका एनवायरमेंटल साइंस है वहाँ से भी। सो दिस इज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बीएमडब्ल्यू इसको शॉर्ट में बोला गया है। तो बीएमडब्ल्यू के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर बायोमेडिकल जिसको हम मैनेज करने की बात कर रहे हैं, जिस वेस्ट को हम मैनेज करने की बात कर रहे हैं, सो वो बायोमेडिकल वेस्ट रिलीज कहाँ से होता है, उसका सोर्स क्या है और क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट। अच्छा, इसको हम इस टर्म से एक बार जानने की कोशिश करते हैं। बायो इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। तो बायोमेडिकल, सो जो लाइफ है उसको ट्रीट करने के लिए, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, सो इन सब चीज़ों के लिए जो भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट या भी प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें जो यूज़ होती हैं या जो मशीनरीज यूज़ होती हैं या जो सिरम्स या ऑइंटमेंट वगैरह जो भी यूज़ होते हैं, मेडिसिन वगैरह जो भी यूज़ होती हैं, सो वहाँ से जो भी वेस्ट रिलीज होता है, सो उसको बायोमेडिकल कैटेगरी में रखा गया, बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरी में। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, इम्यूनाइजेशन में, ह्यूमन या एनिमल की या किसी भी रिसर्च एक्टिविटी में दैट इज़ ऑन गोइंग रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड और प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल और हेल्थ कैंपस। तो जो भी वेस्ट रिलीज हो रहा है वो लेबोरेटरीज से हो सकता है, वो हेल्थ केयर सेंटर से हो सकता है, वो हॉस्पिटल से भी हो सकता है, वो मेडिकल शॉप से हो सकता है। किस में? डायग्नोसिस में, यानी कि डिजीज़ेज़ की डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस बेसिकली डिजीज़ का पता लगाना, सिम्पटम्स के थ्रू उसको डायग्नोस करना, पता लगाना। ट्रीटमेंट में या इम्यूनाइजेशन से जो भी वेस्ट रिलीज़ हो रहा है, ह्यूमन या एनिमल की इम्यूनाइजेशन से, डायग्नोसिस से, ट्रीटमेंट से जो भी वेस्ट रिलीज़ हो रहा है, उसको बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में रखा गया। क्या-क्या ये वेस्ट होता है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने डायग्नोसिस की बात की, ट्रीटमेंट की बात की, इम्यूनाइजेशन की बात की, लेकिन इसके अलावा रिसर्च एक्टिविटीज़ भी तो परफॉर्म होती हैं मेडिकल फील्ड में। यानी कि जैसे भी कोरोना की एग्जांपल करते हैं, कोरोना की वैक्सीन बनाई, तो वैक्सीन बनाई कैसे? पहले उसके ऊपर रिसर्च की गई कि कोरोना जो है वो क्या है, वायरस है, वायरस के लिए किस तरीके का केमिकल कंपोजिशन हमें चाहिए उसको किल करने के लिए, लिक्विड फॉर्म में बनाए कि टेबलेट फॉर्म में बनाए। तो वो जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ चल रही है, सो मेडिकल फील्ड में, सो वहाँ से भी जो वेस्ट रिलीज होता है दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तीन बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं या किस तरीके से इसको ट्रीट करना है, किस तरीके से गुड प्रैक्टिसेस के थ्रू इसको मैनेज करना है। तो 3 आर बेसिकली दिए गए हैं, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो इससे पहले हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात करें, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने 5 आर के बारे में पढ़ा था। यू इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, आई थिंक यू शुड गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज वहाँ पे डिटेल में हमने 5 आर के बारे में बात की है और यहाँ पे वहीं से 3 आर यहाँ पे लिए गए हैं। तो दीज 5 और 3 आर, व्हाट आर दीज आर? दीज आर द गुड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो आर है ये बेसिकली रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल या रीमैन्युफैक्चर, ये जो आर हैं वो एक गुड प्रैक्टिसेस को दर्शाते हैं, शो करते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल को शो करते हैं कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में इनको इनकलकेट करते हैं तो ये किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ईजिली हेल्प करते हैं हमारा। अगर हम बात करें रिड्यूस की, रिड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना। तो कम करने का मतलब है कि इसका जो एम होता है, इट्स एम एट अवॉइडिंग द जनरेशन ऑफ वेस्ट। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर,
कि डिज़ीज़ को पहले प्रिवेंट कर दो रादर देन कि जब डिज़ीज़ हो जाए उसको क्योर करने के। सो वही अप्रोच यहाँ पे फ़ॉलो की गई है कि रादर देन वेस्ट को मैनेज करने से अच्छा है या उसमें बहुत ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना, मशीनरीज़ यूज़ करना, मैनुअल लेबर यूज़ करना, तो इससे अच्छा है कि उसको सबसे पहले सोर्स पे ही उसको अवॉइड किया जाए, उसका जनरेशन ही रिड्यूस किया जाए। वेस्ट जनरेशन का रिडक्शन अगर हम कम कर देते हैं, तो हमें मैनेजमेंट में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैनेज भी हम आसानी से कर पाएँगे और मैनेज हमें उतना करना भी नहीं होगा क्योंकि जनरेशन कम हो गया। तो वेस्ट का जो रिलीज़ हो रहा है, उसके रिलीज़ को ही कम कर दिया जाए, दैट इज़ रिड्यूस। अगर वो भी नहीं हुआ, तो हम सेकंड स्टेप पे आते हैं रीयूज़। दैट इज़ कि अगर वेस्ट सपोज़ करो एक पॉलीथीन बैग है, पहले तो आप पॉलीथीन बैग यूज़ ही मत करो। Try to avoid the using polythene bag. Try to use like cloth bag, jute bag or something else like kind of thing. तो दैट इज़ रिडक्शन। ये जो अप्रोच थी वो रिडक्शन की थी। लेकिन अगर पॉलीथीन बैग आप लेके आ भी गए हो और पॉलीथीन बैग अगर आप यूज़ कर भी रहे हो, तो सेकंड आता है हमारा रीयूज़ कि रीयूज़ में हम वापस से उसको फेंकें ना, हम उसे वापस से उसको रखें और किसी और तरीके से या किसी और पर्पज़ के लिए उसे वापस से रीयूज़ करें। So secondary use, recovering as much as waste as possible rather than disposing the waste, rather than कि waste को एक तरीके से dispose करने के, उसको फेंकने के कंपैरिजन में हमें क्या करना है, उसको डिस्पोज करना है एक तरीके से। सॉरी, डिस्पोज करने के कंपैरिजन में हमें क्या करना है, उसको रिकवर करना है, वापस उसको रीयूज करना है। देन हेंस द वेस्ट शुड बी टैकल्ड एट द सोर्स रादर देन एंड टू पाइप अप्रोच। तो इन दोनों अप्रोच के थ्रू क्या होगा, रिड्यूस और रीयूज दो अप्रोच है, इनके थ्रू क्या होगा कि वेस्ट आप जब सोर्स है, सोर्स पे उसको क्या कर रहे हो, टैकल डाउन कर रहे हो, मैनेजमेंट तक जाने का उसका एक तरीके से मैनेजमेंट तक जाने की प्रॉब्लम ही नहीं आती है, मैनेजमेंट तक हमें काम ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसे, या तो हमने उसे रिड्यूस कर दिया या फिर अगर प्रोडक्शन हुआ भी है तो हमने उसे रीयूज कर लिया, तो हमने उसे सोर्स पे ही कहीं ना कहीं टैकल डाउन कर दिया है। सो दैट इज। देन उसके बाद आता है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वापस से रीयूज़ नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अगर मैं बायोमेडिकल वेस्ट की बात करूँ, जो निडल्स हैं, यू कैन नॉट रीयूज़ द निडल क्योंकि कॉन्टामिनेशन का खतरा रहता है। यू कैन नॉट रीयूज़ द बैंडेजेस, बैंडेड, तो वहाँ पे हम उनको क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, वापस से उनको मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको एक तरीके से जो पुरानी चीज़ें उनका यूज़ करके उनको मेल्ट डाउन करके कहीं न कहीं उनको रिसाइकिल किया जाता है और नई चीज़ों में उनको प्रोड्यूस किया जाता है। दैट इज़। नाउ मूविंग ऑन टू द डेटा पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज़ 10 टू 25%, अराउंड अराउंड अगर मैं इसको मोटे-मोटे तौर पे लूँ तो 30% इसको ले लेते हैं। सो अराउंड 30% जो बीएमडब्ल्यू है यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट है, वो हज़ार्डियस है। हज़ार्डियस का मतलब है ऐसा जो लीथल है, जो घातक है, जो अगर बॉडी में एंटर करता है, एनवायरनमेंट में एंटर करता है, तो इमीडिएटली वो प्रॉब्लम कॉज़ करेगा, टॉक्सिकेंट रिलीज़ करेगा। तो ऐसा वेस्ट है हैज़ार्डस और वो जो कि है लगभग-लगभग 30%। बाकी का जो अगर मैं इसको लूँ 70%, है ना? क्योंकि अगर मैंने इसको 10% लिया है तो ये 95 90 के अराउंड हो जाएगा और अगर इसको 25 लिया है तो 70 के अराउंड हो जाएगा। तो इसके अराउंड 10 टू 25 अगर आपका हैज़ार्डियस है, तो बाकी का जो बचा हुआ वेस्ट है 70 टू 95% वो नॉन हैज़ार्डियस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन रिलीज दैम इनटू एनवायरनमेंट, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। हमें उन्हें ट्रीट करना होगा क्योंकि नॉन हज़ार्डेड जो वेस्ट है वो कहीं न कहीं नेचर सीन को अल्टीमेटली ख़राब करता है और बाद में जाके वो भी हज़ार्डस हमारे लिए हो सकता है। वी नेवर नो दैट थिंग क्योंकि अगर वो मिट्टी के टेक्सचर को ख़राब करता है, अगर वो पानी को पोल्यूट करता है तो येस, इट इज़ नॉट रिलीजिंग द टॉक्सिकेंट बट येस इट इज़ ऑल्टरिंग द फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर वाटर बॉडी और ऑफ इन्वायरमेंट। तो हैज़ार्डियस इज़ बेसिकली जो लीथल जो केमिकल्स है वो रिलीज़ कर रहा है और नॉन हैज़ार्डियस हमने उसको इस टर्म्स में बोला है जो कि केमिकल्स रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली दोनों का ही मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हैज़ार्डियस का थोड़ा-सा हमें ध्यान में देके और थोड़ा एक प्रॉपर तरीके से टैकल डाउन करना होगा, साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करनी होगी। नॉन हैज़ार्डियस में हमें उतना नहीं करना है, बट येस मैनेजमेंट दोनों का ज़रूरी है। बट येस दिस इज़ द डेटा ओनली। इसके बाद 1999 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक बुक एक तरीके से रिकमेंड किया, पब्लिश किया, उन्होंने बुक पब्लिश नहीं सॉरी एक बुक उन्होंने दी या उन्होंने सजेस्ट की जिसमें जिसका नाम था द ब्लू बुक। और इस ब्लू बुक में क्या दिया गया था, इस ब्लू बुक में कुछ नए तरीके दिए गए थे सेफ डिस्पोजल के बीएमडब्ल्यू को, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट जो भी रिलीज हो रहा है उसको किस तरीके से सेफली डिस्पोज किया जा सकता है, क्या क्या नए तरीके हो सकते हैं जो कि सेफ हैं, जो कि
ईज़िली परफ़ॉर्म किए जा सकते हैं और जिसके द्वारा बहुत सारा वेस्ट जो है टैकल डाउन किया जा सकता है सेफ़ली। तो ऐसे कुछ सेफ़ डिस्पोज़ल के मेथड्स हैं जो कि द ब्लू बुक में मेंशन थे और ये डब्ल्यूएचओ ने दी थी। तो जो ब्लू बुक है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट नए-नए एडवांसमेंट आते हैं, नई-नई एक तरीके से कि मशीनरीज़ एक तरीके से आ गई, नई-नई डिज़ीज़ आ गई, तो नई-नई वैक्सीन्स भी प्रोड्यूस हो गए, वैक्सीन प्रोड्यूस हो गए, मेडिसिन्स भी प्रोड्यूस हो गए। तो जब वेस्ट एक तरीके से एडवांस हो रहा है, जब वेस्ट जनरेशन के तरीके एडवांस हो रहे हैं, तो डिस्पोज़ल के तरीके भी तो एडवांस करने पड़ेंगे ना, ठीक है? तो इस बुक में कुछ-कुछ एडवांसमेंट किए गए, कुछ-कुछ रिविज़न्स किए गए, 2024 में इस बुक को रिवाइज़ किया गया और इसमें और तरीके ऐड किए गए किस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है, डिस्पोज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो है हैज़ार्डियस वेस्ट पर या यू कैन से दैट कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको लेके 3 इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किए गए या कन्वेंशन साइन की गई। इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इफ यू टॉक अबाउट कन्वेंशन, सो व्हाट आर कन्वेंशन, व्हाट आर एग्रीमेंट्स? तो एग्रीमेंट जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी बात पे एग्री हो रहे हैं। कौन एग्री हो रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पे कुछ तो लीडर्स एग्री हो रहे हैं। तो जैसे इसको आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझो, जैसे बैठक होती है, एक मुद्दा उठाया जाता है, एक मुद्दा लिया जाता है, पंचायत की बैठक होती है, कुछ तो लीडर्स बैठते हैं, कुछ सुनने वाले बैठते हैं, कुछ सजेस्ट करने वाले बैठते हैं, है ना? तो लास्ट में आके कंक्लूजन पे आया जाता है और उस मुद्दे का एक तो निवारण दिया जाता है, सॉल्यूशन दिया जाता है। सो सेम वही चीज़, वही बैठक आप इसको समझो, लेकिन ये बड़े लेवल पे होती है, ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है, जहाँ पे अलग-अलग देशों के जो भावी लीडर्स हैं, उनके जो भी प्रतिनिधित्व है, जो भी उनके लीडर्स हैं, वो एक तरीके से वहाँ पे पर्टिकुलर देश की तरफ से आते हैं और वहाँ पे एग्रीमेंट्स एक तरीके से साइन होते हैं, लोग बातों पे एग्री करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस दी जाती हैं। सो उन्हीं को आप बोलते हो एग्रीमेंट्स, या उन्हीं को आप बोलते हो कन्वेंशंस, कन्वेंशंस या ट्रीटी उनको बोला जाता है। सो जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे था। सो इसमें इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन-कौन सी कन्वेंशंस हैं, या अगर आपसे मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है कि बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे कन्वेंशन दे दिया जाता है, तो यू शुड नो अबाउट दिस। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या असर्शन रीजन में भी आ सकता है। क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड इन एनी वे, बट यू शुड नो द कंटेंट ऑफ द थिंग। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेके अगर मैं बात करूँ तो 3 बेसिक कन्वेंशन है, या 3 बेसिक एक तरीके से इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। पहला है बेसल कन्वेंशन ऑन हैज़ार्डियस वेस्ट, हैज़ार्डियस वेस्ट को लेके बेसल कन्वेंशन जो है ये है। सो मोस्ट इंक्लूसिव ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी है जो कि हैज़ार्डियस वेस्ट या अदर वेस्ट को लेके दी गई है या की गई है। So this is like this is on hazardous waste, managing the hazardous waste. सेकंड है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन, सेकंड है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो 2024 में एक तरीके से इट कम इनटू फोर्स। इसके बारे में हमने पहले भी बात की गई है। इसके बारे में हमने पहले बात कहाँ की है, शायद आपको याद होगा। इसके बारे में हमने पहले बात की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमने पीओपीज़ की बात की थी कि किस तरीके से जो हार्मफुल यू कैन से कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, जिनको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बोला गया है, उनको किस तरीके से रोकने की या उनको किस तरीके से रिड्यूस करने की बात की गई है, या किस तरीके से मैनेज करने की बात की गई है, वो हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन में डिस्कस किया था। एंड दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सो यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। अच्छा, अगर मैं बेसल कन्वेंशन के बारे में थोड़ा-सा देखूँ, तो बेसल कन्वेंशन, क्योंकि पीओपीज़ के बारे में तो कहीं न कहीं हमने पढ़ा है। बेसल कन्वेंशन के बारे में हम देखें तो बेसल कन्वेंशन का जो मेन गोल था वो यही था कि जो हैज़ार्डस वेस्ट जनरेट हो रहा है अलग-अलग देशों से, अलग-अलग इंडिया के अलग-अलग पार्ट से, या अलग-अलग देशों से जो भी हैज़ार्डस वेस्ट रिलीज़ हो रहा है, उसको किस तरीके से कम करना है। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, तो वही कि पहले उसको सोर्स पे ही हमें कम करना है, और अगर कम नहीं भी हुआ तो किस तरीके से उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसको ट्रीट करके। फिर सेकंड इसका जो की गोल था वो था कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो है हैज़ार्डस वेस्ट का, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट का मतलब है कि जो एक्सपोर्ट होता है, मतलब जैसे कि सपोज़ करो
इंटर स्टेट वो हो सकता है, इंटर कंट्री वो हो सकता है, कि मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कोई भी केमिकल आप सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो या इम्पोर्ट कर रहे हो, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हो, तो वो जो अनकंट्रोल्ड एक्सपोर्ट है हजार्डियस वेस्ट का, क्योंकि आप कंट्रोल्ड वे में ही और एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करके उसको एक्सपोर्ट करोगे ना, तो जो अनकंट्रोल्ड एक्सपोर्ट है, जो हजार्डियस वेस्ट का जो एक तरीके से एक्सपोर्ट है डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ, डेवलप्ड मतलब जो वो तो डेवलप्ड हो चुके हैं, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं चीज़ें एग्जिस्ट हैं, तो वहाँ से जब डेवलपिंग कंट्री की तरफ हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका अनकंट्रोल्ड एक्सपोर्ट किस तरीके से रोका जा सकता है। और क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास क्योंकि वो रिसोर्सेज है नहीं, है ना, तो उनके पास वो टेक्निक्स और हैंडलिंग जो टेक्निक्स है वो उनके पास अभी है नहीं, या जनरली उनको नहीं पता होती, या उनके पास वो मशीनरीज नहीं है कि हाउ टू हैंडल दिस रेडियो एक्टिव वेस्ट, हाउ टू हैंडल दिस हैजार्डियस वेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि जब वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए घातक सिद्ध हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ के लिए वो घातक सिद्ध हो जाता है। सो बेसल कन्वेंशन में इन्हीं चीज़ों को टैकल डाउन करने की बात की गई थी। इफ़ यू टॉक अबाउट स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम में पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है बट पर्सिस्टेंट है, लंबे समय तक इन्वायरमेंट में पर्सिस्ट करते रहते हैं और एक तरीके से प्रॉब्लम कॉज करते हैं, और यू कैन से दैट कि डिग्रेडेशन कॉज करते हैं इन्वायरमेंट का। तो इन पीओपीज के रिगार्डिंग ये कन्वेंशन है। सो दीज केमिकल्स आर फॉर्म्ड बाय मेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर एंड अदर कंबशन प्रोसेस। तो ये जो केमिकल्स हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय मेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर्स। तो जब मेडिकल वेस्ट को इंसिनरेट किया जाता है, यानी कि एक प्रेशर के, ऑक्सीजन की सप्लाई में एक प्रेशर के अंडर उनको बर्न किया जाता है, तो वहाँ से ना बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होते हैं, जो कि दे आर ऑर्गेनिक नेचर बट दे आर वेरी मच हार्मफुल, दे कैन परसिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे कैन परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक परसिस्ट रहने की वजह से वो एयर को भी हार्म कोज करते हैं, साथ ही साथ सॉइल को हार्म कोज करते हैं, बिकॉज बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट कहीं ना कहीं सर्कुलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो एयर में है वो कहीं ना कहीं वाटर को भी इम्पैक्ट करते हैं और सॉइल को भी इम्पैक्ट करते हैं। सो दैट इज़, और इसके अलावा अदर जो कंप्रेशन प्रोसेस है उनसे जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, जिसमें हमने बात की थी कि इसमें जो मेन मेन प्रायोरिटी पोल्यूटेंट है वो क्या है, 12 पोल्यूटेंट है, जिनको डर्टी डोजन्स के नाम से जाना गया था, और इसमें डाइऑक्सिन और फ्लुएंस की हमने बात की थी, विच आर वन ऑफ द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। सो ये इसके बारे में था। फिर आता है हमारा थर्ड वन, मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये 2024 में इट कम इनटू फोर्स इनटू 2024। सो मीना माता कन्वेंशन के बारे में अगर बात की जाए, तो मीना माता कन्वेंशन दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मीना माता डिजीज, जो कि हम जापान में हुई थी। तो मीना माता डिजीज से रिलेटेड ये है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट व्हाट इज़ दैट मीना माता डिजीज़ के बारे में भी हमने वाटर पोल्यूशन में बात की है। सो मीना माता कन्वेंशन जो है एक ग्लोबल ट्रीटी है, इट्स अ लाइक ऑन अ ग्लोबल लेवल, और इसमें मीना माता जो डिजीज़ हुई थी, जो कि स्पेशली फोकस्ड ऑन किसकी वजह से हुई थी, ये मरकरी की वजह से हुई थी। मरकरी में भी अगर आपको याद हो तो हमने वाटर पोल्यूशन में इसके बारे में डिस्कस किया था कि मरकरी की सबसे हार्मफुल जो स्पीसीज़ है, दैट इज़ ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स की कैटेगरी में जो आती है मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी मरकरी की सबसे डेंजरस फॉर्म है। सो वो एक तरीके से वहाँ पे मीना माता बे में रिलीज हुआ था। तो दैट इज़ द अनदर स्टोरी, जो कि मीना माता डिजीज़ की स्टोरी है, और जापान में ये मीना माता डिजीज़ हुई थी, मीना माता बे में। सो उसी के ऊपर ये कन्वेंशन, उस स्टोरी या उस डिजीज़ के बाद ये कन्वेंशन दैट कम इनटू पिक्चर। सो कहते हैं ना कि जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं। तो ये जो मीना माता कन्वेंशन है एक तरीके से सॉल्यूशन है, किसका, मीना माता डिजीज़ जो प्रॉब्लम कोज हुई थी जिसने इन्वायरमेंट को, लोगों को इतना हार्म किया है, उसका ये सॉल्यूशन है। Uh, so this is like it is come into force into 2017 or adopted it 2020 14 2020-14 में अडोप्ट किया गया, 2017 में इट कम इनटू फोर्स। और नाम भी इसका मीना माता कन्वेंशन वहीं से पड़ा, मीना माता डिजीज से। सो इसका जो मेन एम था, फेजिंग आउट सर्टेन मेडिकल इक्विपमेंट इन हेल्थ केयर। कुछ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट हैं
जिसमें कि हेवी मेटल्स यूज़ होते हैं, एंड दोज़ हेवी मेटल्स आर एक्चुअली लाइक लीथल टू एनवायरनमेंट, लीथल टू ऑर्गेनिज्म। तो उन्हीं को एक तरीके से फ़ेज़ आउट करने के लिए ये रखा गया। अच्छा, जैसे आपने पारा सुना होगा, दैट इज़ मरकरी। तो थर्मामीटर में जो यूज़ किया जाता है वो मरकरी का यूज़ किया जाता है। और मरकरी से ही, मिथाइल मरकरी से क्या हुआ था, मिनामाता डिज़ीज़ हुई थी। कहाँ पे? मिनामाता बे में, जापान में। तो लाइक दैट कोज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, म्यूटेशन इन लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो यही इसको फ़ेज़िंग आउट करने के लिए, इसको एक तरीके से हटाने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें ये जो हेवी मेटल है, मरकरी जैसे जो एलिमेंट्स हैं उनको फ़ेज़ आउट करने के लिए, उनको हटाने के लिए इस कन्वेंशन को रखा गया हेल्थ केयर सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में। जो हेवी मेटल्स है या मरकरी जैसे जो हार्मफुल एलिमेंट है उनको हटाने के लिए ये कन्वेंशन रखा गया। इसके अलावा और भी जो मरकरी कंटेनिंग मेडिकल आइटम्स हैं, जैसे कि अमलगम है, उसमें मरकरी का यूज़ किया जाता है, जो डेंटल एक तरीके से कैविटीज़ में यूज़ किया जाता है। तो वहाँ से भी बहुत सारे जो मेडिकल आइटम्स हैं, बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट है, थर्मामीटर जैसे हैं, ब्लड प्रेशर डिवाइसेज़ हैं, तो इन सब में से फ़ेज़ आउट करने के लिए, मरकरी को हटाने के लिए, मरकरी को एक तरीके से बैन करने के लिए, उसके अल्टरनेटिव लाने पे ये बात की गई मिनामाता कन्वेंशन में। इसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स आए 1998 में, जो कि नोटिफाई किए गए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। 1986 में हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। फिर 1998 में उस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स लाए गए, जिसमें कि फोकस किया गया, बात की गई किसके ऊपर, कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द कि कौन सा वेस्ट जो है वो, एक तो ग्रीन वेस्ट, उसके लिए तो ग्रीन डस्टबिन हो जाएगी, बट कौन सा ह्यूमन वेस्ट है, कौन सा एक तरीके से पेपर वेस्ट होगा, या कौन सा शार्प वेस्ट होगा, या जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, साइटोटॉक्सिक या केमिकल वेस्ट है, क्योंकि बायोमेडिकल की कैटेगरी में भी बहुत सारे वेस्ट आ जाएंगे। मेनली जो होगा इसमें क्या होगा, मेटल वेस्ट होगा, ग्लास वेस्ट होगा, या फिर एक तरीके से केमिकल वेस्ट होगा, जो सिरिंजेस वगैरह से अंदर जो हम केमिकल्स फ़िल करते हैं, या वैक्सीन्स फ़िल करते हैं, या दवाइयाँ फ़िल करते हैं, तो वो सब चीज़ें, जो टेबलेट्स वगैरह होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती है, तो वो सब चीज़ें। तो इनके सेग्रीगेशन पे इसमें बात की गई मेनली, कि सेग्रीगेशन होना चाहिए वेस्ट का अकॉर्डिंग टू द कलर कोड एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो वेस्ट का सेग्रीगेशन होना चाहिए। फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर की डस्टबिन हमारे पास होनी चाहिए, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ही वेस्ट सेग्रीगेट होना चाहिए, और फिर उन सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए और डिस्पोजल होना चाहिए। डिपेंडिंग होता है कि अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, या बैंडेज है, या बैंडेड काइंड ऑफ थिंग्स है, तो उनका डिस्पोजल अलग तरीके से होगा। एनाटॉमिकल वेस्ट है, उनका डिस्पोजल अलग तरीके से होगा। लेकिन अगर जो एंटीबायोटिक्स है, दवाइयाँ हैं, जो केमिकल्स हैं, उनका डिस्पोजल अलग तरीके से होगा। तो उसी तरीके से इस पे बात की गई कि उनके डिस्पोजल का तरीका, उनके ट्रीटमेंट का तरीका, उनका सेग्रीगेशन का तरीका, के बारे में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स में बात की गई, किस तरीके से हम बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करें, उसको हैंडल करें। 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स दिए गए थे। नाउ मूविंग ऑन द हैजार्डियस वेस्ट। तो हैजार्डियस वेस्ट की जब हम बात करें, हैजार्डियस इज समथिंग दैट इज लीथल, दैट इज घातक, दैट इज हार्मफुल। अगर हम हैज़ार्डस टर्म की बात करते हैं, तो कोई भी ऐसा वेस्ट विच बाय रीज़न ऑफ एनी फिजिकल, केमिकल और रिएक्टिव, टॉक्सिक, फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव और कोरोसिव। तो ये ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हैज़ार्डस वेस्ट की। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो हैज़ार्डस वेस्ट है वो क्यों हैज़ार्डस है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, या क्या उसमें होना चाहिए कि वो हैज़ार्डस हो, या किन वजह से वो हैज़ार्डस बनता है। तो क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड इन एनी वे। तो कोई भी ऐसा वेस्ट जो किसी भी फिजिकल तरीके से या केमिकल तरीके से या तो रिएक्टिव है, टॉक्सिक है, फ्लेमेबल है, एक्सप्लोसिव है, या कोरोसिव है, मतलब केमिकल या फिजिकल तरीके से कोई ऐसा वेस्ट जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है ना, रिएक्टिव है। टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब कि जब बॉडी में जाता है तो बहुत कम अमाउंट में ही क्या क्रिएट करता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, एक्यूमुलेशन क्रिएट करता है, डैमेज कर देता है सेंसिटिव ऑर्गन्स को, और एक तरीके से डेथ कोज करता है, क्रोनिक डिजीज कोज करता है, तो वो टॉक्सिक होगा, जहरीला होगा। फ्लेमेबल है, जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है। एक्सप्लोसिव है, जो कि रिएक्ट करने पे एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है, बहुत सारी गैसेस जहाँ से रिलीज हो जाती है।
कोरोसिव है मतलब अम, जो इतना जिसकी पीएच कम है या एसिडिक है, जो कि चीज़ों को खोखला कर देता है, कोरोड कर देता है, तो ये जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हो, तो ऐसा वेस्ट क्या होगा, हैज़ार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आएगा। तो बेसिकली दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट एंड दैट कोज डेंजर, ऑब्वियसली डेंजर कोज करेगा किसको, हेल्थ को, इन्वायरमेंट को डेंजर कोज करेगा, हेल्थ को डेंजर कोज करेगा, ह्यूमन के भी और एनिमल्स के भी, वेदर अलोन एंड व्हेन इन कांटेक्ट विद अदर वेस्ट और सब्सटेंस। और ऐसा वेस्ट अकेले भी हैज़ार्डस होगा, और साथ ही साथ अगर किसी अदर सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, किसी अदर वेस्ट के कांटेक्ट में आता है, तो भी साथ मिल के भी कंबाइन में भी वो क्या होगा, हैज़ार्डियस होगा। तो हैजार्डस वेस्ट जो है मोस्टली कंटेन द फॉलोइंग कॉन्टामिनेंट। तो अगर मैं बात करूँ कि हैजार्डस वेस्ट फिर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आएंगी, किन किन चीज़ों को आप बोलेंगे कि हाँ ये हैजार्डस हैं, कौन कौन से केमिकल्स या कौन कौन सी चीज़ें हैजार्डस होंगी। तो ये कुछ कैटेगरी हैं जिनसे हैजार्डस वेस्ट रिलीज होता है। जैसे कि अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, हमने ई वेस्ट की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी बात की थी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हैजार्डियस हैं, जिनमें की कैपेबिलिटी है फ्लेमेबल होने की, एक्सप्लोजिव होने की, टॉक्सिक होने की, रिएक्टिव होने की, कोरोसिव होने की, या तो इनमें से कोई दो या तीन। ज़रूरी नहीं है कि सब हों, पर एक या दो भी है तो भी वो टॉक्सिक कैटेगरी में आ रहा है या हैजार्डस की कैटेगरी में आ रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के कुछ कंपोनेंट है, जैसे कैडमियम है, कैडमियम इज़ अ हैवी मेटल, लेड है, पीवीसी शेथिंग है केबल पे। तो ये सब जो हैवी मेटल्स है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये बहुत कम अमाउंट में क्या करती हैं, ज़्यादा हार्म कोज करती है, परसिस्टेंट रहती है इन्वायरमेंट में। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, हैज़ार्ड। फिर अगर हम बात करें हाउस होल्ड केमिकल्स की, तो हाउस होल्ड केमिकल में जैसे ब्लीच है, अवन क्लीनर्स हैं। सो दैट ब्लीच है, अवन क्लीनर्स हैं, और टारपेंटीन है, पेंट्स हैं। तो पेंट्स में जैसे लेड होता है, तो ब्लीच में जैसे क्या होता है, ब्लीच में बहुत हार्श केमिकल होता है जो कि क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं दे आर कोरोसिव, some or other way they are corrosive. So these things are ओवन क्लीनर्स जो हैं, क्लीनर्स में क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो ब्लीच आउट करेगा चीज़ों को, कहीं ना कहीं वो क्लीन करेगा चीज़ों को। तो यस, सम और अदर वे दे आर, अगर वो परसिस्टेंट होते हैं और लंबे समय तक यूज़ किए जाते हैं, दे आर हैजार्डियस। इसके अलावा जो कि प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेटिंग नैनो पार्टिकल, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें नैनो पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनकी जो 100 नैनोमीटर से कम है, जिनकी जो लेंथ है वो 100 नैनोमीटर से कम है, और 10⁹ नैनोमीटर जिनकी लेंथ है। सो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं जो कि हमें कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आइज, सो ऐसे पार्टिकल क्या हैं, हैजार्डियस हैं। जैसे कि जिंक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है जो कि सनस्क्रीन में मिलता है, कॉस्मेटिक स्किन जेल्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं और स्किन के अंदर एंटर कर जाते हैं, एपिडर्मिस लेयर के अंदर एक तरीके से एंटर कर जाते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, यू कैन से कैंसरस हो जाते हैं, कैंसर कोजिंग हो जाते हैं, और प्रॉब्लम कॉज करते हैं बोथ टू इन्वायरमेंट और टू ऑर्गेनिज्म। सो इनका अगर मैं साइज रेंज की बात करूं, सो 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज का इनका डायामीटर होगा। यानी कि अगर मैं डायामीटर की बात करूँ, वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई। तो जो डायामीटर होगा 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में होगा। नैनोमीटर माइक्रोमीटर से छोटा, मतलब नैनोमीटर की रेंज में होगा। सो दे आर वेरी स्मॉल। सो इन दैट वे, अगर मैं बात करूँ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीम की, तो कमर्शियल इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीम से जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, हैवी मेटल्स रिलीज होते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, बायो एक्यूमुलेशन होता है। और बायो एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या होता है कि दे कॉज प्रॉब्लम टू इन्वायरमेंट, दे कॉज प्रॉब्लम टू ह्यूमंस, दे कॉज प्रॉब्लम इन फूड चेन, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ये कॉज कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट जो होता है, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का मतलब है कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई बिल्डिंग डिमोलिट हुई, टूट गई, जो मलबा होता है एक तरीके से उसका, सो वहाँ से जो रिलीज होता है, जैसे एप्सिटोस फाइबर सीमेंट इंडस्ट्री से जो रिलीज हो रहे हैं। सो दीज एस्बिटोस फाइबर जो है वो एस्बिटोसिस डिजीज कोज करते हैं। एस्बिटोस जो डिजीज है वो लंग डिजीज है, जो कि एस्बिटोस फाइबर को इनहेल करने की वजह से होती है, फाइब्रोसिस जो हो गया। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से दे आर हजार्डियस सम और अदर वे। आउटसाइड दोज वेस्ट स्ट्रीम बायोसॉलिड्स पर्टिकुलरली सीवेज स्लज। तो अगर बात करें
वेस्ट स्ट्रीम की या बायोसॉलिड की, स्पेशली सीवेज स्लज की। तो जो सीवेज स्लज है, यस दिस इज़ लाइक वेरी मच यू कैन से बहुत ऑड्रस होती है, बहुत बुरी उसमें से स्मेल आती है, और कम्युनिकेबल डिजीज़ ये कॉज कर सकती है क्योंकि बहुत सारी पैथोजन्स वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ केमिकल जो कि वी कैन नॉट से कि हज़ार्डियस है, बट हाँ, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो ये एक तरीके से लीच डाउन होता है जब ग्राउंड वाटर में, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर को कॉन्टामिनेट करता है और अल्टीमेटली ये क्या करता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कोज करता है। सो दीज आर सम लाइक सोर्सेज जहाँ से हैज़ार्डियस वेस्ट कहीं ना कहीं सम और अदर भी रिलीज होते हैं। So next we talk about there are comprehensive legal और regulatory framework in India to deal with such issues। जैसे हमने बताया कि हमने treaties की बात की, हमने convention की बात की, हमने agreement की बात की, तो वही legal और regulatory framework है इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे भी, जो कि इन इश्यूज से डील करने के लिए काम करते हैं कि किस तरीके से ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कराना है, कंट्रोल्ड वे में किस तरीके से हैजार्डस वेस्ट को लाइक रिलीज करना है, किस तरीके से उसका मूवमेंट कराना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, उसको इम्पोर्ट करना है। लेकिन इसके अलावा फिर भी अगर फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी है, यानी कि पैसे हमारे पास उतने नहीं है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास, उनके पास हैंडलिंग टेक्निक्स नहीं है, उनके पास चीज़ें नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है, तो वहाँ पे फिर ये जो हैजार्डियस वेस्ट है वो एक मिस हैंडलिंग की वजह से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्टाफ अगर नहीं है, स्किल्ड स्टाफ नहीं है, अगर प्रोटोकॉल्स नहीं है हमारे पास स्टैंडर्डाइज की किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, हैंडल करना है, लीगल अथॉरिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे हैजार्डस वेस्ट हमें क्या करता है, दुगना नुकसान करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो वेस्ट हैजार्डस है, सेकंड कि हमारे पास उसे हैंडल करने के लिए ना तो स्किल्ड लेबर है, ना ही हमारे पास कोई प्रोटोकॉल्स है, ना ही हमारे पास इतना फाइनेंस है कि हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खरीद के लोगों को दे सके और देन वेस्ट को वो हैंडल कर सके, ना ही कोई लीगल अथॉरिटी है कि जिसको लेके वो काम करे। तो इनका जो कॉन्सिक्वेंसेस है आप देख भी सकते हो बहुत सारी डिजीज़ेज़ के रूप में, जैसे इटाई टाई डिजीज़ है कैडमियम की वजह से जो हुई थी। जापान में अगर हम देखें तो मीनामाता डिजीज़ है। सो इसके अलावा भी लव कैनाल डिज़ास्टर है, भोपाल गैस ट्रेजेडी है, और फुकुशिमा डाइची जो डिज़ास्टर है। इसके अलावा दीज़ आर द लाइक मैन मेड। इसके अलावा जो है यहाँ पे विशाखापट्टनम में जो स्टाइरीन गैस लीक हुआ था। सो दीज आर द लाइक accidental things, man-made disasters, and due to leakage of those hazardous waste, क्योंकि कहीं ना कहीं हैंडलिंग टेक्निक्स नहीं पता है, क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं है, क्योंकि स्किल्ड लेबर नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स या दीज आर द थिंग दैट कोज दिस काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। सो दिस इज़ इट अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें हमने पढ़ा कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, क्या उसका थोड़ा सा हमने डेटा इसमें देखा, और मेन जो इम्पोर्टेंट सबसे है इसमें है कन्वेंशंस, कि कौन कौन सी जो कन्वेंशन है वो बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड है, और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स कब आए थे, ये डेट इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट के अंदर नोटिफाई किए गए थे, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है या हैजार्डस वेस्ट जो है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। तो उसमें वो आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है चीज़ें, आपसे ऑप्शन में दे सकता है कि टेल टेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैजार्डस वेस्ट, तो यू शुड नो द कैरेक्टरिस्टिक वो थिंग्स दैट आर फॉल अंडर कि वो वेस्ट जो है वो हैजार्डस होगा। सो दिस इज इट। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं हैजार्डस वेस्ट के और कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, एंड प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी और ड्रॉप मी एनी क्वेश्चन ऑन कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो। देन आई विल डिस्कस ऑन दैट थिंग, तो मेरे लिए भी वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि आगे हम थोड़ा सा ये देखेंगे, क्योंकि ये नोट्स हैं, आई एम लाइक मेकिंग यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज नोट्स, इनकी नोट मेकिंग कैसे करनी है, इनको किस तरीके से आप नोट मेकिंग कर सकते हो अगर आप खुद से नोट मेकिंग करना चाहते हो, उसके ऊपर हम एक अलग से सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, हमने वाटर पोल्यूशन और उसके रिस्पेक्टिव डिजीज़ के बारे में भी पढ़ा, हमने रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में पढ़ा। सो इससे रिलेटेड भी मैं आपको जो निमोनिक्स हैं इनको लर्न कैसे करना है और एक टेबल फॉर्म में वो भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या पर्टिकुलर डिज़ीज़ किससे होती है। तो एक टेबल फॉर्म में मैंने प्रिपेयर किया है, आई विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो।
इसके साथ-साथ कि जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो इसमें मैं बताती हुई चलती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का बताया तो इसमें मैंने बताया कि कुछ डेटा दिया गया है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, हैज़ार्डस वेस्ट की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से जो मैंने पढ़ाया है, पढ़ाया तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो समझना ज़रूरी है। क्योंकि वी नेवर नो ना, हम सीधा-सीधा क्वेश्चन पे हिट नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन आएगा इसको पढ़ो। अगर वो नहीं आया तो क्वेश्चन बदल के आ गया तो इसलिए पढ़ना और समझना ज़रूरी है। तो समझाने के लिए नोट्स इम्पोर्टेंट हैं, बट येस, आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट थिंग, आई विल टेल यू कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, आई विल टेल यू कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, वो मैं आपको जो पढ़ाती हूँ साथ-साथ बताती हुई जाती हूँ। उसके अलावा आप टेबुलर फॉर्म में भी चीज़ों को पढ़ेंगे। बट तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली एवरी टाइम। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। थैंक यू।